इस समय हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस, क्योंकि नीट या जेई मेंस जैसे एग्ज़ामिनेशन में फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से किस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, इसको सीखा था। आज मैं आपको नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसा मैंने बोर्ड पे पहले से ही नस्ट इक्वेशन बना रखी है, नस्ट इक्वेशन बेसिकली रिलेशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड नॉर्मल सेल पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन है। और ये इक्वेशन आप सभी ने पढ़ी होगी। और ये इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं इस बेस पे बात कर लेना चाहता हूँ कि किस बेस पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आगे। E = E0 - 0.0591 अपॉन स्मॉल n लॉग प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। और ये देखिए यहाँ मैंने स्मॉल x और स्मॉल y भी दिखाया हुआ है। ये स्मॉल x स्मॉल y आप चाहें तो दिखा सकते हैं या आप चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं। मोस्टली बुक्स में नहीं दिखाया गया होता है, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये x और y बैलेंसिंग मोल नंबर हैं। जब भी मैं कोई सेल रिएक्शन लिखूंगा, उस सेल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, बैलेंस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स होंगे वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करने होंगे, तभी मैं सही रिलेशन निकाल पाऊँगा E और E0 के बीच में। बताना चाहूँगा कि जो E है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंपली सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और जो हमारा E0 है उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंपल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। बिकॉज नस्ट इक्वेशन कंप्लीट सेल के लिए भी काम करती है और हाफ सेल के लिए भी काम करती है। अगर नस्ट इक्वेशन हम कंप्लीट सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस समय इस E को सेल पोटेंशियल बोलेंगे, इस E0 को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे। बट अगर नस्ट इक्वेशन का कोई क्वेश्चन हाफ सेल के लिए है, उस समय हम E को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्पेसिफाई करेंगे, E0 को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्पेसिफाई करेंगे। 0.0591 कांस्टेंट वैल्यू है। स्मॉल n मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया टोटल लॉस्ट और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन है इन द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन और बैलेंस सेल रिएक्शन। अब यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आप समझ ही गए हो। ये जो बड़े वाला ब्रैकेट बताया है, ये बड़े वाला ब्रैकेट एक्टिव मास को शो करता है। और अगर बस मुझे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मेरा कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उस समय सॉलिड सब्सटेंस जैसे मेटल मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं, मरकरी या गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम को छोड़कर मोस्टली हमारी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। और आपके यहाँ क्वेश्चन सॉलिड मेटल का ही मेनली आएगा, इसलिए मेटल अगर मेरी सेल रिएक्शन में वो सॉलिड स्टेट में होगी, उसका एक्टिव मास मैं 1 मान लूँगा। जब मैं यहाँ पे उस मेटल का यहाँ पर वैल्यू रखना चाहूँगा, अपने आप 1 रख लूँगा, वो मुझे गिवन नहीं होगी। अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मोस्टली रिएक्शन में आयन्स होंगे, वो कोई भी आयन हो, H+ आयन हो, Cl- आयन हो, या अदर कोई आयन हो, Na+, Mg2+ आयन, वो आयन्स जो रिएक्शन में होंगे, या फिर आयन्स ना देके इलेक्ट्रोलाइट गिवन कर देगा, जैसे कॉपर 2+ आयन भी दे सकता, या रिएक्शन में कॉपर सल्फेट भी दे सकता है, वो सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। तो आयन या सॉल्यूशन होगा, तब ऐसी स्थिति में जो मोलैरिटी होगी वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो मोलैरिटी गिवन रहेगी। अब इसमें बस एक एडिशनल बात जो मुझे ध्यान रखनी होगी वो ये कि अगर मान लीजिए मेरी सेल रिएक्शन में कोई गैस है और गैस का मुझे एक्टिव मास पेस्ट करना है रिएक्शन के अंदर, उस समय गैस का ना तो मैं 1 लूँगा, ना तो मैं मोलैरिटी लूँगा, मैं वहाँ पर लूँगा प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, और वो भी एटीएम में।
एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रेशर 1 atm गिवन है, जैसे मैंने ये कहा कि मैं ज़रूरी नहीं कि हमेशा 1 रखूँगा, 1 ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता हूँ। अगर मुझे 1 atm प्रेशर गिवन है, मैं 1 वैल्यू मानूंगा। गैस जैसे H2 है, जैसे Cl2 है, अगर सेल रिएक्शन में H2 या Cl2 है और उसका प्रेशर 1 atm दिया, ऐसे में मैं वैल्यू 1 atm यूज़ करूँगा। अगर प्रेशर नहीं गिवन है तब मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊँगा 1 atm है। और अगर प्रेशर गिवन है रिएक्शन में, क्वेश्चन में 1.5 atm है, मैं 1.5 पुट करूँगा, 2 atm है 2 पुट करूँगा यहाँ पे। इसलिए ये बात आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ई नॉट क्या है? ई नॉट की 2 कंडीशंस होती हैं, या वो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू बता देगा, और या फिर आपसे हो सकता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी पहले निकलवाए, वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ये गिवन कर देगा। एन आपको रिएक्शन पहले लिख के बैलेंस करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग एन निकालना पड़ेगा, जो आगे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रिएक्शन से पता ही चल जाएगा, उनको बैलेंस कर लिए, एक्स और वाई पता चल जाएगा। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो जो सॉलिड प्रोडक्ट या रिएक्टेंट होंगे उनका 1 रख दीजिएगा यहाँ पे एक्टिव मास। जो सॉल्यूशन होंगे एक्वस या आयंस हैं, उनका जो मोलैरिटी गिवन है वो पुटअप कर दीजिएगा। अगर गैस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, गैस अगर है और प्रेशर नहीं गिवन है 1 atm रख दीजिए, प्रेशर गिवन है तो जो प्रेशर गिवन है वो रख दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन में आते हैं। अब सबसे पहले एक बेसिक प्रॉब्लम हम देखते हैं, जो थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि हमको एक रिएक्शंस दे देगा और उस रिएक्शन में ये पूछेगा किस तरीके से हम सेल पोटेंशियल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करेगा। जब इस तरह का क्वेश्चन मुझे मिलता है कि मुझे किसी एक रिएक्शन में ई को बढ़ाना या घटाना हो, या 2 सेल रिएक्शन में ई को कंपेयर करना हो, उस समय मैं एक ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करता हूँ, और वो ये कि मैंने सीधा ई को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कंपेयर कर लिया। और क्योंकि आपने देखा था कि ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591/n लॉग, प्रोडक्ट ऊपर होता था, रिएक्टेंट नीचे होता था। अब क्योंकि मैं ई से डायरेक्ट रिलेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे सीधे रिएक्टेंट को ऊपर कर दिया और प्रोडक्ट को नीचे कर दिया और प्रोपोर्शनल साइन ले लिया। और ये y और x बैलेंसिंग मोल नंबर हैं जो सेल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के होंगे। इससे हम किसी एक रिएक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा वो कंपेयर कर सकते हैं, और किसी 2 और मोर देन 2 सेल रिएक्शन में भी ये कंपेयर कर सकते हैं किसका सेल पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसका सेल पोटेंशियल कम होगा। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है, Zn सॉलिड प्लस Cl2 गैस नहीं 1 atm प्रेशर गिवन कर दिया। दिस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस एंड 2Cl माइनस एक्वस आयन। और क्वेश्चन है सूटेबल फैक्टर टू इंक्रीज ई। अब मुझे ई इंक्रीज करना है, पहले मैं माइंड सेट कर लूँ अपना, हमको पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, एक कोई सही चॉइस या ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, फिर आप गिवन चारों ऑप्शन को देखें। ऐसा नहीं हो कि जो आपकी चॉइस आई बस आपने फर्स्ट ऑप्शन वही मैच कर रहा, आपने टिक कर दिया। चारों ऑप्शन को देखें और फिर एनालाइज करें, तब आंसर करें। तो चलते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। अब क्योंकि आप देख रहे हो Zn2 प्लस और 2Cl माइनस आर द प्रोडक्ट एंड Zn सॉलिड एंड Cl2 गैस आर द रिएक्टेंट, बट बिकॉज Zn एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इसलिए इसका योगदान खत्म हो गया, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास हम 1 मोलर मानते हैं या 1 मानते हैं, इसलिए इसको तो हटा दीजिए भाई। अब Zn2 प्लस और Cl माइनस अगर आपने बढ़ाया, इंक्रीज किया, प्रोडक्ट बढ़ाया, ई घट जाएगा। और अगर आपने Zn2 प्लस Cl माइनस घटाया, यानी प्रोडक्ट घटा, तब ई बढ़ जाएगा। इसका मीन्स है अगर मुझे ई बढ़ाना है तब मुझे Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी को डिक्रीज़ करना होगा, Cl माइनस की मोलैरिटी को डिक्रीज़ करना होगा,
और ये Cl2 के प्रेशर को इंक्रीज करना होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अब इसमें जो सही चॉइस होगी वो मैं यहाँ पे देखूंगा। फर्स्ट ऑप्शन आ गया Zn2 प्लस कंसंट्रेशन शुड बी इंक्रीज्ड, ये गलत हो गया बिकॉज प्रोडक्ट बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इंक्रीज्ड, ये भी गलत हो गया क्योंकि अगर Cl माइनस यानी प्रोडक्ट बढ़ा तो पोटेंशियल घटेगा। फिर प्रेशर ऑफ Cl2G दैट मीन्स गैस डिक्रीज, अब आपने Cl2 का प्रेशर घटा दिया 0.5 atm कर दिया, रिएक्टेंट घटा दिया तो भी घटेगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, वो फोर्थ ऑप्शन कोई भी हो सकता है, यानी कि Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज और Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज और Cl2 प्रेशर इंक्रीज, इन तीन में कोई सही ऑप्शन होगा जो यहाँ फोर्थ प्लेस पर आएगा। इस तरह से जब आपको एक ही रिएक्शन के पोटेंशियल को बढ़ना या घटना कंपेयर करना है, आप इस ट्रिक से करिए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो AIPMT में आ चुका है, JEE मेंस में भी आ चुका है, कई सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में आ चुका है, वो हम लोग देखेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड, और ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। ये हमारा नीट 2017 में आया इस टाइप का, बस उसमें फ़र्क ये था कि Zn कॉपर ले लिए गए थे। मैंने यहाँ पे M मेटल लेके ये बेसिकली क्वेश्चन केरला पेट 2014 का है जो मैंने एग्जैक्टली उठाया है, बट इसी बेस पर नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT 2003 में आ चुका है, और AMU एग्जामिनेशन भी जब होता था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको अनसॉल्व वगैरह में ये मिल जाएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है कि मुझे एक रिएक्शन दे दी, सेल रिएक्शन, वो भी सेल फॉर्मेट में दी है। M सॉलिड ऑक्सीडाइज हो रहा है M2 प्लस एक्वस में, X2 प्लस एक्वस रिड्यूस हो रहा है X सॉलिड में, और फिर उन्होंने क्या किया कि M2 प्लस और X2 प्लस की मुझे डिफरेंट कंसंट्रेशन दे दी हैं, अलग अलग सेट दे दिए। एक सेट में M2 प्लस की 0.1 मोलर दिया, X2 प्लस की 0.01 मोलर दिया, और बोला कि जब मैं इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन पुट आउट करूँगा नस्ट इक्वेशन में तब मेरा पोटेंशियल E1 माना जाएगा। और अगर मैं 0.1 मोलर M2 प्लस के लिए पुट करता हूँ और X2 प्लस के लिए भी 0.1 मोलर ही पुट करता हूँ तब मेरा पोटेंशियल E2 निकलेगा। और जब मैं M2 प्लस के लिए 0.01 मोलर और X2 प्लस के लिए 0.1 मोलर पुट करता हूँ तब मेरा पोटेंशियल E3 माना जाएगा। अब बेसिकली क्वेश्चन वो ये करता है कि इसमें E1, E2, E3 का करेक्ट ऑर्डर क्या है डिक्रीजिंग, उसमें चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जैसे E1 से कम E2, E2 से कम E3, या E3 से कम E2, E2 से कम E1, और या कोई बीच का। वो मैंने ऑप्शंस नहीं दिए यहाँ पे, ज़्यादा स्पेस कवर्ड करता। अब इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, पोर्शन मैंने इसके सॉल्यूशन के लिए बनाया। इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, बुक का मेथड बड़ा होता है, मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। सिंपली आपको करना क्या है कि आप देखो ये यहाँ पर जो पहले लिखा रहता है वो रिएक्टेंट है और जो बाद में लिखा रहता है वो प्रोडक्ट है। ये जो डबल बार आप देख रहे हो, ये डबल बार हम लोग को सॉल्ट ब्रिज के बारे में बता रहा है। जो लोग नेस्ट इक्वेशन से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके हैं उन्हें ये पता होगा। और ये हाफ ऑक्सीडेशन सेल है, ये हाफ रिडक्शन सेल है। हाफ ऑक्सीडेशन सेल में अब मैंने क्या किया कि रिएक्टेंट मेटल को मान लिया और प्रोडक्ट मान लिया M2 प्लस एक्वस को, M2 प्लस एक्वस को। इस रिएक्शन को ऐसे मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये रिएक्टेंट है, ये ऑक्सीडाइज हुआ प्रोडक्ट में। फिर इस तरफ आए, अब X2 प्लस एक्वस मेरा, क्योंकि ये पहले लिखा है, ये रिएक्टेंट हो गया और ये X सॉलिड बाद में आ गया। अब ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा कि देखिए X सॉलिड और M सॉलिड मेरा यूजलेस हो गया, बिकॉज ये सॉलिड है, इसकी मोलरिटी 1 होगी और इसकी मोलरिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। अब मैं क्या कर लूँगा, ऐसी स्थिति में सबसे पहले E1 को कैलकुलेट करूँगा और मुझे पूरा E1 निकालने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स में क्या पूरा नस्ट इक्वेशन लगाता है फिर पूरा E1 सॉल्व करता है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने E1 प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट किया,
बैलेंसिंग देख ले, 1m है, 1m है, 1x है, 1x है, 2 बैलेंस भी है, इसलिए बैलेंसिंग नंबर भी नहीं है यहाँ पर। अगर बैलेंसिंग नंबर होते तब मैं y और x यूज़ करता, क्योंकि बैलेंसिंग नंबर नहीं, इसलिए मैंने केवल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ले लिया। और इसको मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन E1 के लिए, देखिए क्या थी, M2+ की कंसंट्रेशन 0.1 m थी, मैंने यहाँ पे 0.1 रखा। रिएक्टेंट में X2+ की कंसंट्रेशन, X2+ की कंसंट्रेशन रखनी है, तो मैंने यहाँ पे 0.01 रखा, क्योंकि X2+ मेरा रिएक्टेंट है और मुझे X2+ की 0.01 मिली हुई है। और मेरा M2+ प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट की मुझे नीचे रखनी है, यानी कि 0.1 m। इसको सॉल्व किया मैंने, सॉल्व करने पे मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 0.01 और ये 1 के आगे 0 लगा दें, पॉइंट हट जाएगा, यानी कि सॉल्व होके 0.1 आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं E2 को कंपेयर कर लेता हूँ। E2 की स्थिति देखिए, E2 में जो मेरा रिएक्टेंट है वो 0.1 मोलर है और जो मेरा प्रोडक्ट है E2 में वो भी 0.1 है। इस तरह से ये 1 के रेफरेंस में आ जाएगा। अब E3 में मैं चलता हूँ, E3 में मैं गया और E3 में मैंने निकाला, E3 के लिए X2+ का 0.1 और E3 में M2+ का 0.01। अब इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे यहाँ पे 10 आ गया और बस आपको आंसर क्लियर हो गया है। सबसे ज़्यादा मेरा है E3, उससे कम है E2 और सबसे कम है E1। इसलिए मेरा जो करेक्ट ऑप्शन या आंसर जो होगा वो होगा E3 से कम E2 से कम E1। ऐसे हम लोग इसको, इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। इससे आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लेंगे कि हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ सेल विद द हाईएस्ट वोल्टेज। अब हाईएस्ट वोल्टेज मुझे चाहिए और मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें मुझे 2 डिफरेंट आयंस दे दिए गए हैं और उनकी डिफरेंट मोलैरिटी दे दी गई है। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मेकर ने ट्विस्ट क्या रखा है कि आपको सेल रिएक्शन नहीं दी है। अब सेल रिएक्शन भी आपको खुद बनानी है। अगर आपने सेल रिएक्शन सही नहीं बनाई तब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सही नहीं आएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जब आपसे वो कह रहा है कि कौन मैक्सिमम वोल्टेज देगा, ऑब्वियस बात है कि आपको स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन चाहिए। अगर आपने गलती से नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन कर ली तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमें स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए जिसका ई सेल पॉजिटिव आए, और उसके बाद हम कौन सी कंसंट्रेशन उपयुक्त होगी जिससे मेरा ई सेल ज़्यादा से ज़्यादा है। ऐसे में क्या करेंगे, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लर्न होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कई तरह की होती है, बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, बट जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जनरली यूज़ करते हैं वो होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें याद कर लीजिए, जो भी कपल या जो भी हाफ सेल ऊपर की पोजीशन में होता है, अगर उसको हम ऑक्सीडाइज करें और जो कपल या हाफ सेल नीचे की पोजीशन में होता है उसको रिड्यूस करें, तब जो सेल बनेगा वो हमेशा स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन देगा, उसका पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स वो सेल मुझे वोल्टेज देगा। लेकिन अगर आपने इसका रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स जो हाफ सेल इलेक्ट्रोकेमिकल में ऊपर होता है उसको आपने कर दिया रिड्यूस, और जो हाफ सेल नीचे होता है उसको कर दिया ऑक्सीडाइज।
ये उल्टा पुल्टा काम कर दिया। ऐसी स्थिति में जो मेरा सेल बन रहा है वो मुझे वोल्टेज नहीं देगा, बल्कि मुझे उसे वोल्टेज देना पड़ेगा, और जितना वोल्टेज मैं उसको दूंगा वही नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर मैंने मान लिया -5 वोल्ट दिया, तब उसका ई सेल -5 कहलाएगा, यानी मैंने 5 वोल्ट दिया तो वो -5 कहलाएगा। इसलिए अब कोबाल्ट और सिल्वर में अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है आप अपनी बुक से देख सकते हैं। कोबाल्ट 2+ कपल ऊपर होता है, एक बात ध्यान रखना, कोबाल्ट का 3+ भी एक होता है जो नीचे होता है सिल्वर के। इसलिए बहुत अच्छे से आयन को पहचान लेना, कोबाल्ट 2+ ऊपर है Ag+ के, अगर कोबाल्ट 3+ होता वो नीचे होता, कोबाल्ट 3 टू कोबाल्ट 2+। देखना पड़ेगा हाफ सेल कौन सा है। भाई मेरा कोबाल्ट 2+ ऊपर है ECS में, इसको मैं करूँगा ऑक्सीडाइज, और सिल्वर मेरा नीचे, इसको मैं करूँगा रिड्यूस। इसलिए मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी, कोबाल्ट सॉलिड मैं लाऊंगा पहले और उसे मैं कर दूंगा ऑक्सीडाइज कोबाल्ट 2+ AQ में। और सिमिलरली देखो, क्योंकि कोबाल्ट कपल मेरा ऊपर है इसलिए ये ऑक्सीडाइज मैंने किया, ऊपर वाले को करते हैं ऑक्सीडाइज, नीचे वाले करते हैं रिड्यूस। और जो मेरा सिल्वर कपल है, सिल्वर मेरा कपल नीचे है, इसलिए मैं इसे करूँगा रिड्यूस, Ag+ से बना दूंगा Ag सॉलिड। अब आप लोग तो जानते हो कि मेरा Ag सॉलिड और कोबाल्ट सॉलिड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इनकी मोलरिटी हमेशा 1 लेंगे, बिकॉज ये सॉलिड है। फर्क किसका पड़ेगा, कोबाल्ट 2+ एक्वस, Ag+ एक्वस। यहाँ स्पेस कम पड़ गई इसलिए AQ नहीं लिखा, आप अंडरस्टूड कर लें कि ये AQ है। अब मेरा पुराना तरीका, मैं सारे ऑप्शंस में पोटेंशियल की, जो सारे ऑप्शन के पोटेंशियल निकालूंगा कंसंट्रेशन रख के। तब मैंने मान लो ऑप्शन नंबर 1 चेक किया, ऑप्शन 1 के लिए मेरा E = 2 हो जाएगा, या E प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिएक्टेंट, दैट मीन्स Ag+ का कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट यानी CO2+ का कंसंट्रेशन। बट इसमें देखो एग्जामिनर में एक ट्विस्ट और डाला, और वो ट्विस्ट ये है कि पहले भाई देख ले रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। हमने देखा यहाँ पर 1 कोबाल्ट 1 Ag, बट इधर +1 इधर +2, यानी चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा लिया, तो 2 + 1 हो गया, ये भी 2+ यहाँ भी हो गया, 2+ यहाँ भी हो गया, बट Ag2 हो गए, इसलिए यहाँ भी 2 कर लिया। बट इस 2 Ag से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से कोबाल्ट का तो मोल 1 है तो पावर 1 रहेगी, बट Ag का मोल 2 है इसलिए पावर हो जाएगी 2। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ ऑप्शन नंबर 1 के लिए। Ag का कंसंट्रेशन 1 है इसलिए 1 × 1 अपॉन कोबाल्ट का भी कंसंट्रेशन 1 है इसलिए आ गया 1। ऐसे ही आप सब ऑप्शन के निकालोगे। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं ऑप्शन नंबर 4 को डायरेक्ट निकाल के दे रहा हूँ। तब मैंने E लिया प्रोपोर्शनल टू Ag का 2 × 2 अपॉन कोबाल्ट का 0.1, 2 × 2 = 4, ये आ गया 40 जो हाईएस्ट वैल्यू होगी। और अगर आप ओरली देख सकते हैं तो देखिए यहाँ Ag का 2 है तो 2 × 2 4, और ये भी 2 तो 4/2 यानी 2 आएगा सेकंड ऑप्शन में। 0.1 × 0.1 0.01 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे ये और कम हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यानी मैक्सिमम वैल्यू E की मैक्सिमम वोल्टेज ऑप्शन नंबर 4 का आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते रहेंगे। और भी चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, दूसरे चैप्टर्स भी हमने सोचे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा रिवीजन कर लें, फिर और चैप्टर्स धीरे धीरे जितने पॉसिबल हो पाएंगे आपके नीट एग्जामिनेशन तक उतना हम आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।